अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आज हमें क्या पढ़ना था? इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बुक वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तुमने? हाँ, ठीक है, तो अभी वो प्रैक्टिस करें या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें? नेक्स्ट टॉपिक पे वाले। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के पास पेपर सॉल्व किए हैं तुमने? अभी कर रही हूँ। अच्छा, अभी कर रही हो। ठीक है। सो एक लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको देख लेते हैं। उसके अंदर भी जो है वो उसकी थ्योरी तो नहीं है, उससे रिलेटेड जो है वो वही है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। तो बस ये एक टॉपिक में करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो पास पेपर सॉल्व करते हैं इस चैप्टर 2 के। सो तो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वो हमारे पास उसी तरह की एक और इक्वेशंस मौजूद हैं। उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी पता है क्या होता है? नहीं। नहीं पता, ठीक है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी बॉडी अगर जो है वो इस तरह से मूव करती है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, तो उस बॉडी का जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। या फिर उसको जो है वो हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। फ्री फॉल मोशन मीन्स ऐसा मोशन जिसमें बॉडी फॉल कर रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही हो या नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही हो। इस तरह का मोशन जो है वो फ्री फॉल मोशन कहलाता है। और इस मोशन के अंदर याद रखना कि दिस मोशन इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोशन होता है, या फिर इसको हम जो है वो वेट फोर्स भी कह सकते हैं। वेट फोर्स की वजह से जब बॉडी मूव करती है, फ्री फॉल मोशन में होती है, तो इस तरह का मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल मोशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराट्रूपर है। सो पैराट्रूपर क्या करता है? पैराट्रूपर जो है वो प्लेन से जो है वो जंप करता है, और जंप करने के बाद जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है या फॉल करता है। तो पैराट्रूपर का जो मोशन है उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई बिल्डिंग के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो ये जो बॉडी जब फॉल करेगी डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ, इसका मोशन भी जो है वो फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं एयर के अंदर, तो ये मोशन भी जो है वो उसका फ्री फॉल मोशन कहलाता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, जिस तरह मैंने कहा कि फ्री फॉल मोशन होता है और ग्रेविटेशन फोर्स या वेट फोर्स की वजह से होता है, तो ये हमेशा याद रखना, इट इज द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी। ये जो मोशन है वो हमेशा वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे बॉडी, या बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। ये दोनों मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल मोशन या फ्री फॉल मोशन कहलाते हैं। और इन मोशन का जो कॉज है, कॉज हमेशा होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ये? हाँ। ओके। सो जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने दो कंडीशंस देखी थी। कि एक कंडीशन ये है कि मोशन जो है वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर मोशन के ऊपर इक्वेशंस अप्लाई होंगी। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि मोशन की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वो बॉडी की एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, सो
उन बॉडीज के मोशन के ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती हैं। तो ये जो दो कंडीशन हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए की थी, पीछे जो हम मोशन की बात कर रहे थे, पीछे जिन इक्वेशंस की बात कर रहे थे, उन इक्वेशंस के अंदर बॉडी इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करती है। हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होती हैं। अब जिस वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इन मोशन के ऊपर भी जो है वो ये दोनों कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। इट्स मीन मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर द मोशन ऑफ द बॉडी इज लीनियर, और मोशन अंडर ग्रेविटी में या फ्री फॉल मोशन में बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है। तो इट्स मीन दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है बॉडी के मोशन की। तो हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो इस वर्टिकल मोशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ इक्वेशन मौजूद है दैट आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो इसी तरह की जो है वो इक्वेशंस हैं। सिर्फ फर्क दो चीजों का होता है। एक फर्क ये होता है कि वहां हम एच से क्या रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशंस के अंदर, डिस्टेंस। वहां हम जो है वो एस को जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर हम जो है वो, क्योंकि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप वर्टिकल लेंथ की बात करें तो वर्टिकल लेंथ को जो है वो हम फिर डिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम उसको जो है वो हाइट कहेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थी उसको हम रिप्लेस कर देंगे हाइट के साथ, और जो एक्सेलरेशन थी हमारी इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के अंदर उसको हम रिप्लेस कर देंगे जी से, वेयर जी इज कांस्टेंट, और जी को हम कहते हैं इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? हाँ। ठीक है। सो जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा कॉज होती है फोर्स की वजह से। अगर फोर्स हो तभी एक्सेलरेशन होती है, अगर एक फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन कॉज नहीं होती। तो यहाँ जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g is caused by gravitational force। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कॉज होती है। सो इन दो चीजों को जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को रीराइट कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एंड second equation is S is equals to VIT plus AT square over 2. Similarly, our third equation was 2AS is equals to VF square minus VI square. तो ये हमारी जो है वो सेट ऑफ इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस को हम जो है वो अब फॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, और ये कन्वर्जन के दौरान जो है हमारे पास ये दो चेंजेस होंगी जो कि हम अपनी इक्वेशंस के ऊपर जो है वो यूज करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की जगह जो है वो जी आ जाएगा, रिमेनिंग इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। सो आवर इक्वेशन वुड बिकम Vf is equals to Vi plus Gt, and our second equation of motion will become S की जगह जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी। सो हाइट विल बी इक्वल टू Vit plus Gt square over 2. Similarly, our third equation of motion, that is 2gh, a की जगह हमने g पुट कर दिया और s की जगह जो है वो h पुट कर दिया। So 2gh is equal to vf square minus vi square। तो ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म हो गई जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ।
ओके, सो जब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें नोट करनी होगी डेटा के अंदर। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी का जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर बॉडी का जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। या तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी या तो बॉडी जो है वो फॉल कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा उस क्वेश्चन से जो है वो हम रीड करके आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कहा गया है कि बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, बॉडी जो है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी डेटा के अंदर जो भी डेटा फॉर्म हो रहा होगा उस डेटा के अंदर हम पुट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड and our gravitational acceleration will be equal to -10 meters per second square। ये दो चीजें डेटा के अंदर नहीं गिवन होंगी। हम जैसे ही ये आइडेंटिफाई करें कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये खुद से हम जो है वो दो चीजें डेटा के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए बॉडी के जो डेटा के अंदर हम दो चीजें यूज करेंगे, that is initial velocity is equal to 0 and the gravitational acceleration is equal to plus 10 meters per second square। तो ये कुछ चीजें जो कि हम अपनी डेटा के अंदर जो है वो नोट करेंगे अगर हमारे पास जो है वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन फॉर्म होती है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पहले किए सॉल्व ये वाले प्रॉब्लम? कुछ किए थे। ठीक है, सो हम जो है वो पहले अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन थे पहले उसको देखते हैं। इनमें इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस कितने हैं? एक, ठीक है, एक क्वेश्चन इसका हमारे पास मौजूद है तो उसी को जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2.4, तो इस 2.4 को जो है वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो क्वेश्चन के अंदर जैसे रीड करो तो अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ से मुझे इस फर्स्ट सेंटेंस में से ये बात पता चल गई कि जो हमारी बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैंने सबसे पहले जब आइडेंटिफाई किया कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो फौरन से जो दो चीजें डेटा के अंदर मैंने ऐड करनी है वो ये हमारा कि फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की 0 मीटर पर सेकेंड होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मैं यूज करूंगा इट विल बी इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर रिमेनिंग चीजें जो डेटा के अंदर है वो हम जो है वो क्वेश्चन में जो है उसको डेटा में यूज करेंगे। और फिर कहा है कि इट इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। सो इस बॉल को जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था तो थ्रो करते हुए इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारी थी 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इस बॉल को ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो है वो टोटल 3 सेकेंड जो है वो लगे।
देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमें जो है वो हाइट कैलकुलेट करनी है कि कितनी हाइट जो है वो मैक्सिमम रीच करेगी। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब है उसको ऊपर जाने में, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने से इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको टोटल 3 सेकेंड्स लगे। तो उसको वापस ग्राउंड तक आने में जो है वो कितनी देर लगेगी, ये हमें जो है वो टोटल टाइम भी कैलकुलेट करना है। सो टोटल टाइम सबसे पहले आसान है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में। 3 सेकेंड। वापस आने में उसको 3 सेकेंड लग रहे हैं, तो हमारा जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा 3 सेकेंड जो है वो जाने का टाइम, और 3 सेकेंड जो है वो वापस आने का टाइम। तो टोटल टाइम जो है इसके लिए हो जाएगा 6 सेकेंड। क्लियर है ये वाला आंसर? हाँ। ओके। सो दूसरी जो चीज हमें हाइट कैलकुलेट करने को कही है, अभी हमने पीछे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लिखी, तो उन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन में हाइट आती है? इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सो हम इन दो में से कौन सी इक्वेशन यूज करके हाइट कैलकुलेट करें? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से हम कर लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 3 यूज करते हैं तो भी हमारा जो है वो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी दैट h इज इक्वल टू बी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर ओवर 2। सो उसके अंदर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी आई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 30, टाइम की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3, प्लस जी की वैल्यू हमारे पास है -10, एंड टाइम की वैल्यू 3, इस पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90, and 2 1 is 2 and 2 5 are 10। so मेरे पास बचेगा प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इज 9। so 90 प्लस माइनस माइनस एंड 5 9s आर 45, तो 5 9s आर 45 हो गए। तो फाइनली इसमें से हाइट मेरे पास आ जाएगी 90 - 45, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। सो उस बॉडी को या उस बॉल को जब हम 30 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जिसको हाईएस्ट पॉइंट को रीच करने में 3 सेकेंड लगे, तो उस बॉल ने जो है वो टोटल 45 मीटर्स की हाइट जो है वो रीच की थी। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स में देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, सो एक ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर भी जो है वो बॉडी को हमने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो डेटा बताओ मुझे, डेटा में क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स नहीं, टू फोर्स नहीं, -10। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहेंगे, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या होगी इसकी वैल्यू? -10। -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई। रिमेनिंग चीजें देखते हैं। इट रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो ये जाने का टाइम है, आने का टाइम है, या टोटल टाइम है? आने का टाइम है। A boy throws a ball vertically upward, it returns to ground after 5 seconds। जब थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद वो ग्राउंड में वापस जो है वो 5 सेकेंड्स बाद आई। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम हमारे पास गिवन है वो
टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो सिर्फ अपवर्ड आने का जो टाइम है या सिर्फ डाउनवर्ड आने का जो टाइम है वो हो जाएगा हमारे पास उसका हाफ, 2.5 सेकेंड्स। ये बात समझ आई? हाँ। सो जो चीजें हमें फाइंड करने को कही है दैट आर मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया था दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। ये दो चीजें जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी सॉल्व करें, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? VF equals to VI plus GT. VF is equals to VI plus GT। ठीक है, तो मैं यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इज अननोन तो उसको एज इट इज रख दिया। वैल्यू ऑफ G इज -10 एंड वैल्यू ऑफ टाइम इज 2.5 सेकेंड्स। उसको सॉल्व करते हैं। -10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? -25। -25। सो वी आई फाइंड करना है हमें, तो 25 को जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो वी आई विल बिकम +25 मीटर्स पर सेकेंड। उसका मतलब है उस बॉडी को जब हमने थ्रो किया था तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो 25 मीटर्स पर सेकेंड थी। इसी तरह से दूसरा जो पोर्शन, दूसरा पार्ट जो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करें हाइट के लिए? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बताओ मुझे इक्वेशन। 2GH equals to VF square minus VI square. तो GH is equals to VF square minus VI square. So 2 की वैल्यू as it is, G की जगह -10 and height is unknown. And final velocity is 0 square minus initial velocity is 25 square. यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -10 is -20H and 0 square is 0 and -25 का स्क्वायर क्या होगा? 625. 625. So minus minus will cancel out. So finally maximum height reached by this ball or body is 625 over 20. So height क्या आएगी हमारे पास? 31.25. 31.25 मीटर्स। तो ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट आ गई जो कि उस बॉडी ने रीच की थी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम अपनी पास पेपर में से। पास पेपर्स हमारे पास अपने पास मौजूद है? अभी नहीं है, मैं लेके आऊँ? ठीक है, नहीं अभी नहीं है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अपने पास, उसी में हम सॉल्व करते हैं। शॉर्ट्स में उसको सेंड कर दूंगा, तो फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मिस्टेक हो की हुई हो हमने, तो उसको रिकॉल कर लेना। सो पहले जो है वो, अच्छा ये मुझे बताओ कि जो चैप्टर 1 है उसके टॉपिक जो है वो अभी रिवाइज किए हुए हैं, ताकि हम साथ साथ उसको भी सॉल्व करें या फिर उसे बाद में करें? अभी मैंने इसका रिवीजन नहीं किया है। अभी रिव्यू नहीं किया तो चलो ठीक है, हम जो है वो चैप्टर 2 को ही जो है वो फिलहाल फोकस करते हुए जो है वो सॉल्व करते हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन है, हम जो है वो 2019 का पेपर जो है वो मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास जो है वो 2019 का पेपर मौजूद है, जिसके अंदर जो MCQs है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो और ट्राई करो आंसर करने की, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं।
ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं। एन एथलीट रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर्स। इस लाइन का मतलब क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। सो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हुए जो है वो, ये इसका सेंटर हो गया, और जो रेडियस है इसका वो हमारे पास है 50 मीटर्स। तो 50 मीटर्स का हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है। और फिर आगे क्या है कि दैट ही फिनिशेस एट द सेम पॉइंट। ये इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारा मेन पॉइंट है कि वो जो रनर है वो सेम पॉइंट के ऊपर फिनिश कर रहा है जहां से उसने अपनी जर्नी बिगिन की थी। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करता है और ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करके, ये पूरा सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस से जो है वो आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट और फिनिश, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट इसका बिल्कुल सेम है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम इस पूरी सर्कल की बाउंड्री को मेजर कर लेंगे कि पूरे सर्कल की बाउंड्री जो है वो कितने मीटर की है। तो हम कह देंगे कि बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। बट यहां हमें डिस्टेंस नहीं पूछा, यहां हमें पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट एथलीट। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको मैं यहां डिफाइन भी कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो यहाँ हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो, या इस एथलीट की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी इक्वल टू 0 मीटर्स। हमने डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी ये पढ़ा था कि अगर बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट सेम हो तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। क्लियर है आप? हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, ट्राई करो अगर ये समझ आ रहा है तो। ऑप्शन डी है इसका पहले थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन आंसर। करो, जो समझ आया है वो बताओ मुझे पहले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ठीक है। आवर 10 to 12 के बीच में हमें बताने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मौजूद है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर से हमें डिस्टेंस ही पूछा है। सो 10 to 12 आवर्स, 10 से लेके 12 आवर्स, सो 10 आवर्स हमारे पास ये रहे और 12 आवर्स हमारे पास ये रहे। सो 10 आवर्स के ऊपर बॉडी का डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और 2 घंटे बाद भी बॉडी का डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो इस 2 घंटे के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 डिस्टेंस। 0 किलोमीटर जो है वो कवर किए बॉडी ने। बिकॉज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट या एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि इस तरह से जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो उसका मतलब हमने पढ़ा था कि द बॉडी इज एट
रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट पर मौजूद है, और जब बॉडी रेस्ट पे मौजूद होती है तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो 0 के बराबर होता है। क्लियर है सवाल? हाँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको रीड करो और ट्राई करो अगर सॉल्व करना आता है तो। इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। टाइम नहीं गिवन है। टाइम नहीं, यहाँ पे गिवन नहीं है। डेटा फॉर्म किया है तुमने? हाँ। ठीक है, तो डेटा मुझे बताओ क्या किया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इनिशियल वेलोसिटी क्यों 0 है? क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया। बिल्कुल सही है। आगे? और एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज 30 meters per second, बिल्कुल ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं हमारे दो पास। ऑप्शन है। दो ऑप्शंस हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एक हमारे पास सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वी विल नीड टाइम, जो कि हमारे पास डेटा में गिवन नहीं है। सो हम जो है वो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे जो है वो s कैलकुलेट करना है। सो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। तो यहाँ मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है। हाँ। ठीक है, तो अब मुझे आंसर बताओ। फोर्टी 45 मीटर्स। ठीक है, 45 मीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट इज 45 मीटर्स। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। टॉपिक जो इसके अंदर यूज हो रहा है या टॉपिक जो अप्लाई होगा वो होगा हमारे पास हेड टू टेल रूल।
क्वेश्चन पढ़ो और समझ आ रहा है तो उसको इसका आंसर बताओ। 8 मीटर। 8 मीटर्स कैसे आया, मुझे जरा समझाओ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अगर हम देखें तो उसने P to Q जब ट्रेवल किया तो वो 5 मीटर्स था, और फिर उसने Q to R जब ट्रेवल किया तो 3 मीटर्स था, और फिर जब वो वहां पे पहुंचा तो भी उसका 8 था, लेकिन अगर वो P से S तक जाता तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो भी 8 मीटर ही होता। ओके, सो आंसर 8 जो है वो रॉन्ग है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको देखो। हमें पूछा है पी से लेकर एस तक का डिस्प्लेसमेंट पूछिए, डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछिए। सो पी से एस तक हमें बताया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी पी से लेकर एस तक, इस तरह से। तो ये हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई। और यहाँ देखिए तो हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, दिस 5 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर, ऑपोजिट साइड जो है बराबर है। और ये 3 मीटर है तो ये भी हमारे पास जो है वो 3 मीटर ही होगा। सो डिस्टेंस अगर यहाँ से पूछा जाता तो डिस्टेंस के लिए जो है वो हम ये पूरा जो है वो सॉल्व कर लेते या ऐड कर लेते कि पहले पी से क्यू तक जाने में 5 मीटर लगे, क्यू से आर तक जाने में 3 मीटर, और फिर आर से वापस एस तक जाने में जो है वो 5 मीटर लगे। तो पी से जब वो घूम के पूरा एस पे पहुंचा है बॉय, तो उसको टोटल जो है वो 13 मीटर्स लगे। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पी है, एंडिंग पॉइंट जो हमारा एस है। सो पी से लेकर एस तक जो ये डिस्टेंस है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताओ कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट। 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारी इक्वल होगी 3 मीटर की। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ। ठीक है, सो इसी के जो है वो पेपर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, तो 2009 का ही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मौजूद है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इन 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमें इन दोनों 3 पॉइंट्स में यूज करके हमें इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस बताने। सो मुझे बताओ डिफरेंसेस। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टोरियल क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हम कह देते हैं दिस इज आवर स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और कोई डिफरेंस? स्पीड डिस्टेंस जितना कवर करते हैं वो होता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सो और उसकी स्पीड एक को, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, सो स्पीड के अंदर हम जो है वो ये कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड in unit time
इसी तरह से वेलोसिटी के लिए हम कहेंगे कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी जो हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन होती है, तो हमने वो फिर जब कह दिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है उसके अंदर ये बात शामिल हो गई कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा कोई पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट में? स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को v और एरो के साथ। अच्छा, ये भी ठीक है, पर प्रॉपर पॉइंट नहीं है। स्पीड को जो है वो हम b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेलोसिटी को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई प्रॉपर जो है वो नहीं है, कोई ऐसा क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं है कि हम उसको डिफरेंस के पॉइंट के अंदर मार्क करें। एक चीज रिकॉल करो, मैंने बताई भी थी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मोशन में है या मूव कर रही है, तो बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस है इज नेवर जीरो। अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, बॉडी की स्पीड जीरो है, या बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी जीरो है। जबकि अगर कोई बॉडी मूव करती है, तो मूव करने वाली बॉडी की जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, तो एक मूविंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बॉडी जो है वो इस पॉइंट ए से स्टार्ट करे, पॉइंट बी पे जाए, उसके बाद पॉइंट सी पे जाए, सी से फिर अगेन डी, और डी से वापस जो है वो ए के ऊपर आ जाए, तो यहाँ बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल के अंदर जीरो होगी। एंड वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम तो लगेगा ए से वापस घूम के ए पे आने पे, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी जीरो आएगी। जबकि अगर बॉडी मूव कर रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता। जब डिस्टेंस जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब है कि स्पीड भी जो है वो उस बॉडी की जीरो नहीं होगी, स्पीड इज नॉन जीरो। तो तीसरा जो मेन डिफरेंस उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं वो ये कि स्पीड ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी की स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। जबकि अगर हम वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी जो है वो बॉडी की जीरो हो सकती है अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बॉडी का बिल्कुल सेम हो। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी इक्वल टू जीरो। तो ये एक और मेन डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने वो जो मैंने वीडियो लेक्चर सेंड किए थे, उसके अंदर भी मैंने डिफरेंसेस के अंदर ये वाली बात समझाई थी। और एक और बात वो ये थी कि बॉडी की जो स्पीड है, इट इज पॉजिटिव। बॉडी की स्पीड को जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि बॉडी की जो वेलोसिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और साथ साथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक ही क्वेश्चन था, साथ साथ जो है वो एक ERQ होता है हमारे पास इस चैप्टर से, लाइक क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि स्पोर्ट्स कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो एक यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहाँ जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स। सो यहाँ हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो इसको हमने नोट कर लिया 900 मीटर्स। देन हमारे पास एक और स्पीड गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि इट इज VF।
एंड डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिस स्पीड, और हमें जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है। डेटा क्लियर है? हाँ। पहले क्या चीज फाइंड करें? एक्सेलरेशन। पहले जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? vf square minus vi square equals to 2as. 2as is equals to vf square minus vi square। सो वैल्यूज देखते हैं कि सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम a कैलकुलेट कर रहे हैं, सो आर a विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज, ये हो जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर माइनस vi square will be equal to 0 square divided by 2, and s is 900. So 8 का square लेंगे तो we will get 6400 minus 0 will remain as same, 2 into 900, 2 into 900 आ जाएगा हमारे पास 1800. So these two zeros and two zeros will cancel out with each other. So finally 64 divided by 18. आंसर बताओ। 3.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। देन हमें जो है वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। सो टाइम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव vf equals to vi plus 80। सो यहाँ से t को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, फिर वैल्यूज को पुट करें, या फिर हम पहले वैल्यूज को पुट कर दें उसके बाद t को सब्जेक्ट बनाएं, आंसर विल रिमेन सेम। सो वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ, 80 is equals to 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3.5। सो फाइनली हमारे पास टाइम क्या आएगा? 22.8 सेकेंड्स। 22.8 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम आ गया फॉर दिस बॉडी। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। सो 5 मिनट है हमारे पास, हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमने अभी 2019 के पेपर सॉल्व किए, इसी तरह 2018 का पेपर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, सो दो पार्ट्स पूछे हुए हैं इस ग्राफ के अंदर। ग्राफ कौन सा है ये? स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारे पास जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद है, और इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो है कुछ इस तरह का शेप। तो अजान का वेट करते हैं, उसके बाद करते हैं उसको।
हेलो हेलो। ठीक है। ओके सो यहाँ हमारे पास जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद है। उस ग्राफ के अंदर ये कुछ रीजन्स मौजूद है हमारे पास। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा है। कैलकुलेट हमें करनी है एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। सो फर्स्ट 20 सेकेंड्स के दौरान यहां से लेकर यहां तक हमें बॉडी की एक्सेलरेशन पूछिए। तो अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ मौजूद हो और उस स्पीड टाइम ग्राफ में से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को कही जाए तो हम कैसे करते हैं? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज करके? नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ में से जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने को कही जाए तो हम हमेशा जो है वो स्लोप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का नहीं लगेगा, यहाँ पे हम जो है वो स्लोप कैलकुलेट करेंगे। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन के बराबर होता है और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स चाहिए होते थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो
सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम जो है वो इस ग्राफ के ऊपर हमारे पॉइंट्स मार्क करते हैं, x1 x2 एंड y1 y2। इस पॉइंट बी, ये जो पॉइंट 2 है, इसके ऊपर जो x की वैल्यू आ रही है इट इज 20, तो ये हमारा हो जाएगा x2। इसी तरह से पॉइंट ए के ऊपर जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी x1। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर जो y की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू y2, और पॉइंट ए के ऊपर जो y की वैल्यू है ये हो जाएगा y1। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो वैल्यूज को पुट करवाओ। y2 माइनस y1 में क्या आएगा? y2 में 25 आएगा और y1 में 0। ठीक है, x1 0 और x2 20। तो 20 माइनस 0, सो ये हमारे पास हो जाएगा 25/20, सो 5/4। So finally, acceleration of this body will be equal to check करो क्या आ रहा है आंसर? 5/4, 1.2, 1.25। हाँ, ठीक, 1.25। 1.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो ये वाली जो चीज थी वो जहन में रखना। इस बात को जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में कहा है दी मोटरसाइकिल हैज अ कांस्टेंट स्पीड, कि इस बॉडी की जो कांस्टेंट स्पीड है वो कितनी देर के लिए थी, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स। सो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वी हैव वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ, और इस स्पीड टाइम ग्राफ में से हमें जो है वो कांस्टेंट स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो कांस्टेंट स्पीड का जो कर्व है वो किस तरह से फॉर्म होता था हमने देखा भी था, कि यहाँ पे अगर टाइम मौजूद हो और यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड मौजूद हो, तो इस ग्राफ के अंदर जब हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, so this horizontal straight line means the body has constant speed। तो हमारे इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है। हाँ। कितने सेकंड पे शुरू हुई थी कांस्टेंट स्पीड? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स पे जो है वो शुरू हुई थी, और एंड कब हुई थी? 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारी जो यहां से लेकर यहां तक की जो पूरा मोशन है, बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सो हमने स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम निकाल लिया, तो अब इस आंसर करो इसका। 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फॉर टोटल ऑफ 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा जो है वो उसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो हम जो है वो उसको एंड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम फर्दर उसको सॉल्व फर्दर जो हमारे वो थे पास्ट पेपर है उसको तुम जो है वो सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इन्हीं पास्ट पेपर्स के जो रिमेनिंग ईयर्स मौजूद हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।